हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस के पेपर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली या मैथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सीमा सोरल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। अर्थशास्त्र की मैथडोलॉजी या कार्यप्रणाली में उन विधियों का समावेश होता है जिनके द्वारा आर्थिक विश्लेषण या आर्थिक अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली किसे कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। स्थैतिक व प्रावैगिक विधियाँ किसे कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। आंशिक और सामान्य संतुलन किसे कहते हैं उनका अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार अन्य विज्ञान तथ्य और घटनाओं के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी आर्थिक तथ्यों और आर्थिक घटनाओं के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, घटनाओं और तथ्यों के बीच में संबंध स्थापित करके। यदि हम कोई सिद्धांत नहीं बनाएंगे तो यह आर्थिक तथ्य बिखरे बिखरे होंगे। हर प्रकार के व्यवहार के पीछे कोई ना कोई सिद्धांत लागू होता है। आर्थिक नियमों में जब भी हम आर्थिक नियम बनाते हैं तो उसमें हमें विभिन्न शब्दों की परिभाषाएं बतानी पड़ती हैं। उन सिद्धांतों के या उन नियमों के लिए कौन कौन सी मान्यताएं हैं, एजम्पशंस हैं, उनका भी जिक्र करना पड़ता है। फिर तर्क का प्रयोग करके प्रेडिक्शंस, निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं। इसमें हम निष्कर्षों की जांच भी करते हैं और यदि निष्कर्षों की जांच करने के बाद उनका तथ्यों से मेल हो जाता है तो हम उसे सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। माना जैसे कि अर्थशास्त्र में मांग का नियम है। मांग शब्द का अर्थ किसे कहते हैं। मांग का मतलब है एक निश्चित समय में, एक निश्चित स्थान पर, एक दी हुई कीमत पर बाजार में किसी वस्तु की कितनी मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही है। हालांकि हम जैसे जानते हैं कि मांग पर बहुत सारे तत्वों का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तियों की आमदनी, रुचियाँ, अन्य वस्तुओं की कीमतें, उसकी वस्तु की खुद की कीमत। लेकिन जब हम मांग का नियम पढ़ते हैं तो हम ये एजम्पशन लेते हैं कि मांग किसी एक्स वस्तु की मांग सिर्फ उस एक्स वस्तु की खुद की कीमत से प्रभावित है। अन्य तत्व, अन्य चर स्थिर हैं। केवल उस वस्तु की कीमत का ही प्रभाव उस वस्तु की मांग पर पड़ रहा है, तब हम इसे मांग का नियम कहेंगे। यदि हम सारे तत्वों का प्रभाव मांग पर पड़ रहा है ऐसा मानेंगे तो वह मांग का नियम नहीं होगा, वो मांग अनुसूची कही जाएगी। तो हम ये मानते हैं कि उसकी खुद की कीमत ही उस वस्तु की मांग पर प्रभाव डाल रही है। कीमत तो हम निष्कर्ष निकालेंगे कि कीमत के घटने से मांग बढ़ेगी, कीमत के बढ़ने पर मांग घटेगी। यह मांग का नियम कहलाता है और बाजार में वास्तविक तथ्यों से भी मेल खाता है। तो यह तथ्य और घटनाओं के आधार पर हमने मांग का नियम, मांग का सिद्धांत बनाया। अब प्रश्न यह होता है कि मान्यताएं क्या होती हैं। कई लोग मान्यताओं को अवास्तविक, अनरियलिस्टिक
कह देते हैं और कहते हैं कि ये तो अनरियलिस्टिक मान्यताएं हैं, ये लागू ही नहीं होती और इसलिए सिद्धांत जो है वो सही नहीं है। लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि मान्यताओं की वास्तविकता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो उनके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों की जांच तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए। यदि निष्कर्षों और तथ्यों का मेल हो जाए तो हम उसको सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। कोई भी सिद्धांत सही सिद्ध नहीं किया जा सकता। हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसे फैक्ट्स या तथ्य सामने आ जाएं जो वर्तमान सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दें। अतः पुराने सिद्धांतों की जांच और नए सिद्धांतों का निर्माण करना एक निरंतर प्रक्रिया होती है जो बराबर जारी रहती है। यदि किसी सिद्धांत का वास्तविक तथ्यों से मेल हो जाता है तो हम उसे सिद्धांत मान लेते हैं। यदि नहीं होता तो हम उस सिद्धांत को रद्द करके दूसरा सिद्धांत बना सकते हैं जो नए तथ्यों के अनुकूल हो। तो इस प्रकार से कोई भी विकासशील विज्ञान लगातार नए सिद्धांत बनाता जाता है, निष्कर्षों की लगातार जांच होती रहती है, तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों की जांच होती रहती है और यह कार्य काफ़ी जटिल है। इसे काफ़ी दक्षता से ही संपादित किया जाना चाहिए। अब सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको बताया, हम आगमन, निगमन, स्थैतिक गत्यात्मक विधि, आंशिक और सामान्य संतुलन, ये एनालिसिस की विधियां हैं। अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली की विधियां हैं। ये अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के निर्माण की प्रणालियां हैं। अलग अलग तरीके से यह कार्य करती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं निगमन और आगमन विधि। निगमन विधि को अंग्रेजी में डिडक्टिव मेथड, एनालिटिकल मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अप्रायोरी या मैथमेटिकल मेथड भी कहा जाता है। इसे तर्क विधि भी कह सकते हैं। इसमें विश्लेषण और जांच पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए इसे विश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं। इसमें मान्यताओं और परिकल्पनाओं तथा तर्क वितर्क का अधिक प्रयोग होता है, इसलिए यह निराकार मानी जाती है। इसमें अनुभव व तथ्य बाद में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे अनुभव पूर्व विधि कहा जाता है। इसमें गणितीय तर्क का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे गणितीय विधि भी कहते हैं। इसे प्रोफेसर बोल्डिंग ने मेथड ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट भी कहा है कि क्योंकि इसमें अधिक बुद्धि और अधिक दक्षता की ज़रूरत होती है। इसमें हम फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं। जैसे हम यह कहते हैं कि क्योंकि सभी की मृत्यु होती है, सभी जीव जिन्होंने इस जगह पर जन्म लिया है सभी की मृत्यु होती है, तो राम की भी मृत्यु निश्चित है। यह जनरल से विशिष्ट की ओर जाना है। हम एक उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं और इस संबंध में इस मान्यता को स्वीकार करते हैं कि कोई भी उत्पादक लाभ अधिकतम करना चाहता है, उसका लक्ष्य यही रहता है। तो फिर हम बाजार की दशा के बारे में कल्पना कर लेते हैं कि माना पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। ऐसी स्थिति में एक वस्तु की कीमत एक उत्पादक के लिए दी हुई है, अतः वह अपने लाभ का उत्पादन करने के लिए उस बिंदु तक माल का उत्पादन करेगा जहां उसकी सीमांत लागत उस वस्तु की कीमत के बराबर हो जाती है। यानी MC = प्राइस। MC जहाँ पर P बिंदु को या MR बिंदु को उसके नीचे से काट रही हो, वहाँ पर उसका लाभ अधिकतम होता है। तो यह कोई भी A उत्पादक हो, चाहे B हो, चाहे C हो, यह मान्यता
सभी के लिए लाभ अधिकतम करने का सिद्धांत माना जाएगा। निगमन विधि में यदि हम ये कहते हैं कि ए और बी सही है तो सी भी सही होगा। इसी प्रकार से अगर हम ये कहते हैं कि यदि हम ये कहें कि ए बी से बेटर है और बी सी से बेटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से सी भी बेटर होगा। निगमन विधि में कुछ मान्यताओं के आधार पर तर्क का उपयोग करके हम परिणाम निकालते हैं और उन परिणामों की जांच तथ्यों की सहायता से करते हैं। यदि परिणामों में और तथ्यों में आपस में मेल हो जाता है तो वैकल्पिक सिद्धांत, मेल हो जाता है तो सिद्धांत बन जाता है, अन्यथा वैकल्पिक सिद्धांत बनाया जाता है। यह प्रणाली वास्तविक स्थिति से काफ़ी मेल खाती है। अर्थशास्त्र में कई तरह की मान्यताओं को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं और निगमन विधि का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी भी उपक्रम के संबंध में यह मान्यता लेकर चलते हैं कि वह अपना लाभ अधिकतम करना चाहते हैं, लेकिन हम अन्य मान्यताएं भी स्वीकार करके चल सकते हैं, जैसे फर्में अपने बिक्री की मात्रा अधिकतम करना चाहती हैं अथवा लाभ की कोई स्थिर राशि प्राप्त करना चाहती हैं, अथवा वह अपने माल के मूल्य को अधिकतम करना चाहती हैं, अथवा वे उत्पादित माल और औसत लागत को न्यूनतम करना चाहती हैं, अथवा वह अपना विस्तार करना चाहती हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न मान्यताओं के आधार पर हमारे निष्कर्ष भी भिन्न भिन्न होंगी, लेकिन इन सब में विश्लेषण की विधि एक सी होगी। अब हम निगमन विधि की कमियों के बारे में चर्चा करेंगे। निगमन विधि की विशेषताओं को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी कमियां नहीं होंगी, परंतु इसके उपयोग के लिए बहुत सावधानी और दक्षता की आवश्यकता होगी। निगमन विधि की कमियां अगर हम देखें तो इसमें निष्कर्षों की सत्यता मान्यताओं की सत्यता पर आधारित होती हैं। यदि मान्यताएं गलत हैं तो निष्कर्ष भी गलत होंगे। इस विधि के परिणाम सार्वजनिक, सार्वभौमिक और सर्वकालिक नहीं होते हैं। यह कहा जाता है कि निगमन विधि से प्राप्त परिणाम सभी देशों में और सभी समयों में समान रूप से लागू नहीं होते, इसलिए उनके आधार पर सरकारी नीतियाँ नहीं बनाई जा सकती। जैसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इंग्लैंड की विशेष परिस्थितियों के लिए स्वतंत्र व्यापार नीति का समर्थन किया था, जो उपनिवेशिक देशों के लिए उचित नहीं थी। इसी प्रकार पहले विकासशील देशों के लिए संरक्षण नीति का समर्थन किया गया था, ताकि आयात किए गए माल पर कर लगाकर वह देश के उद्योगों को प्रोत्साहित कर सकें। लेकिन आजकल बदली हुई दशाओं में ग्लोबलाइजेशन सामने आ गया है। संरक्षणवाद की जगह ग्लोबलाइजेशन को प्रबलता दी जाने लगी है। इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि निगमन विधि बौद्धिक व्यायाम की सूचक है। इसमें मेंटल एक्सरसाइज के अलावा कुछ नहीं होता। अब निगमन विधि के लाभ यदि हम देखें तो इससे आर्थिक जगत के अध्ययन में सुविधा होती है। आर्थिक जगत बहुत जटिल होता है। हम सरल परिस्थितियों के आधार पर इसका अध्ययन करते हैं और फिर वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है प्रयोगात्मक विधि। इसमें अर्थशास्त्र में प्रयोगात्मक विधि का उपयोग बहुत सीमित होता है, इसलिए इस विधि का महत्व बढ़ जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों में तो प्रयोगशालाओं में नियंत्रित प्रयोग करके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में इस प्रकार के प्रयोग संभव नहीं होते किसी लैबोरेटरी में टेस्ट करने के, इसलिए निगमन विधि का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इसमें गणित और तर्क का प्रयोग
अधिक होता है, इसलिए इस विधि का महत्व बढ़ जाता है। आगमन विधि के प्रयोग में भी यह विधि सहायक है। इसमें पहले तथ्य और आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उसके आधार पर विभिन्न चल राशियों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है, जिससे सिद्धांत और नियम बन जाता है। इस प्रकार ये आगमन विधि में भी सहायक है। इसका एक लाभ और है कि सिद्धांत बनाने की उत्तम व परिष्कृत विधि है। इसमें सिद्धांत के निर्माण की यह एक उच्च कोटि की परिष्कृत विधि मानी गई है। निगमन विधि ने ही अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों में सर्वोच्च आदर और स्थान दिलाया है और इसके वैज्ञानिक स्वरूप में वृद्धि की है। अब दूसरी जो विधि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है आगमन विधि, जिसे हम हिस्टोरिकल, एम्पिरिकल, पोस्टेरियो विधि भी कहते हैं। इसे तथ्य प्रणाली भी कह सकते हैं। इसमें हम फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि राम मर गया तो इसका मतलब ये है कि सभी जो इंसान जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। अब इस विधि के दो भाग हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल मेथड और दूसरा स्टैटिस्टिकल मेथड। आगमन विधि में परिकल्पना की जांच की जाती है। जैसे प्रयोगात्मक विधि है, इसमें नियंत्रित प्रयोग किए जाते हैं जिनकी सहायता से कुछ घटनाओं का प्रभाव काफ़ी सरल परिस्थितियों में देखा जाता है। जैसे हम दूध के आहार का प्रभाव स्कूल के बच्चों पर देखने के लिए दो स्कूल चुन लेते हैं और उनमें से एक स्कूल के बच्चों को दूध की खुराक देते हैं और दूसरे स्कूल के बच्चों को नहीं देते और दूध के खुराक के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में इन प्रयोगों का महत्व सीमित ही होता है। अतः अर्थशास्त्र में प्रयोगात्मक विधि की अपेक्षा सांख्यिकी विधि का अधिक महत्व होता है। दूसरी विधि है सांख्यिकी विधि। इसमें अर्थशास्त्र में नियंत्रित प्रयोग के स्थान पर सांख्यिकी विधि प्रयुक्त होती है और इसमें सैंपलिंग के आधार पर संपूर्ण क्षेत्र के बारे में परिणाम निकाले जाते हैं और इसके परिणाम विश्वसनीय होते हैं और इसमें हमें त्रुटि की मात्रा का भी पता होता है। तो सैंपल के आकार को बढ़ाकर त्रुटि की मात्रा को कम किया जा सकता है। अब आगमन विधि के लाभ यदि हम देखें तो पहला लाभ यह है कि समष्टि अर्थशास्त्र में विशेष रूप से उपयोगी होती है। राष्ट्रीय आय, उपभोग, बचत, विनियोग आदि के आंकड़ों में आपस में संबंध स्थापित करने के लिए इनमें आवश्यक परिवर्तन करके आर्थिक नीतियाँ अपना सकते हैं। बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, राष्ट्र की विभिन्न आर्थिक समस्याओं आदि के अध्ययन में आगमन विधि का बहुत अधिक प्रयोग होता है। दूसरा लाभ यह है कि बदली हुई परिस्थितियों में नए तथ्यों के आधार पर सिद्धांत में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं, इसलिए यह विधि काफ़ी लचीली और उपयोगी है। तीसरा है सांख्यिकी विश्लेषण वैज्ञानिक होता है और इसमें मार्जिन ऑफ एरर, त्रुटि की मात्रा बहुत कम होती है और इसके परिणामों को, उन त्रुटियों को दूर करके अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है निष्कर्ष सीधे आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित होने के कारण अधिक सार्थक और व्यावहारिक होते हैं। निगमन विधि में मान्यताओं और परिकल्पनाओं पर अधिक जोर होता है, जिससे वह बहुत कुछ सैद्धांतिक प्रतीत होती हैं। लेकिन आगमन विधि में संबंधित तथ्यों और आंकड़ों की भरमार रहने से व्यावहारिक जगत के यह ज़्यादा समीप होती है और इसलिए इसको ज़्यादा वैज्ञानिक माना जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर हम इसके दोष देखें तो इसमें आंकड़ों को एकत्रित करने और उनसे सही निष्कर्ष निकालने में बहुत ज़्यादा सावधानी और दक्षता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, आंकड़े स्वयं नहीं बोलते, उसमें अर्थपूर्ण परिणाम निकालने के लिए तर्क का सहारा लिया जाता है, इसलिए यह विधि अकेले काम नहीं कर सकती बल्कि तर्क विधि या निगमन विधि का सहारा लेना जरूरी होता है। सांख्यिकी सूचना से पूर्णतः निश्चित परिणाम नहीं निकाले जा सकते। यदि हमने ये देखा कि चीनी के भाव बढ़े और इसका उपभोग घटा तो हम इस स्थिति को देखकर शीघ्र ही परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि चीनी की कीमत बढ़ने पर इसका उपभोग आवश्यक रूप से कम हो जाएगा। हो सकता है कि हमने जिन वर्षों में चीनी के उपभोग कम पाया उनमें कुछ अन्य कारण भी रहे हों जिनके कारण से उपभोग कम किया गया हो, या खांडसारी, गुड़ आदि का उपयोग लोगों ने बढ़ा दिया और इसलिए चीनी का उपयोग
कम कर रहे हों। नेक्स्ट है सांख्यिकी विश्लेषण में व्यक्तिगत जांचकर्ता के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का काफ़ी भय रहता है और अपने मत की पुष्टि के लिए ही आंकड़ों का प्रयोग करने की चेष्टा की जाती है। सारांश यह है कि आगमन विधि के सफल प्रयोग के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आजकल अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी व गणित जैसे विषयों की अनिवार्यता बढ़ती जा रही है ताकि आगे चलकर आगमन विधि के प्रयोग में सुविधा हो सके। अब अंत में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है। तो हम यह कहेंगे कि अंग्रेज अर्थशास्त्रियों ने निगमन विधि पर अधिक बल दिया था, जबकि जर्मन में ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थकों ने आगमन विधि को अधिक आवश्यक माना था। प्रोफेसर मार्शल ने दोनों विधियों को पूरक बताया है और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों विधियां पूरक हैं और एक विधि में जो कमी है उसको दूसरी विधि पूरा करती है। तो प्रश्न निगमन और आगमन विधि में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ है यह नहीं है, बल्कि निगमन और आगमन विधियों का एक साथ यदि हम प्रयोग करें, एक उनको हम पूरक माने, सहायक माने, तो हम बेहतर निर्णयों पर पहुंच सकते हैं। आजकल इन दोनों विधियों में से चुनाव करने का विवाद लगभग समाप्त हो गया है, क्योंकि दोनों का अस्तित्व पाया जाता है। दोनों विधियां आपस में इतनी घुल मिल गई हैं कि लगभग एक रूप और समरस हो गई हैं। इसलिए आगमन और निगमन विधि का प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाना चाहिए। यदि हम परिभाषाओं और मान्यताओं से प्रारंभ करें तो निगमन विधि से प्रारंभ करना माना जाएगा, और यदि हम आंकड़ों और तथ्यों के संकलन से प्रारंभ करें तो उसे हम आगमन विधि कहेंगे। और यह बहुत महत्वपूर्ण विधियां हैं। अर्थशास्त्र में जब भी किसी सिद्धांत का निर्माण करा जाता है, आर्थिक कार्यप्रणाली के अंतर्गत आगमन और निगमन विधियों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।